नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बारिश और बाढ़ ने कहर ढा रखा है। इस बार की बाढ़ और जो बारिश है उससे अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई बांध टूट गए हैं, सैकड़ों सड़कें डूब गई हैं। उधर हिमाचल के बड़े बांध भाखड़ा नंगल और पौंग में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बांधों की जो क्षमता है उस पर लगातार भार जो है वो बढ़ता जा रहा है। उधर कुल्लू जिले की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर मणिकर्ण घाटी जो है वहां पर लगे मलाणा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 पर संकट मंडरा रहा है। मलाणा डैम के गेट गाद की वजह से ब्लॉक हो गए हैं और जिससे डैम का पानी जो है वो अब ओवरफ्लो हो रहा है। सारा पानी डैम के ऊपर से बह रहा है और बांध के ऊपर से पानी बहने से डैम के टूटने का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। कुल्लू जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए रिहायशी इलाकों को अलर्ट जारी किया है और भुंतर के रिहायशी क्षेत्रों को खाली करवा लिया है। मलाणा नदी का भुंतर में आकर जो है वो व्यास नदी में आकर मिलती है और अब एनडीआरएफ की टीमों को भी यहाँ पर पहुंचाया गया है। मलाणा डैम को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं और अब पानी जो है आसपास के इलाके जो हैं वहां से भी निकलने लगा है, क्योंकि डैम के जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बाढ़ ने कहर बरपाया, भाखड़ा डैम और पौंग डैम जो है वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्थिति अच्छी नहीं है। क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है उन जगहों को लेकर? देखिए, भाखड़ा डैम जो है हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और इस पे हमारा सारा देश जो है नाज करता है। और इस समय उसमें जो वाटर लेवल लेने की जो ऊंचाई है वो 1680 फीट की है और इस 1656 फीट तक ये भर चुका है। इस तो ले दे के इसके पास कैपेसिटी जो है सिर्फ 24 फीट की रह गई है। तो हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और धीरे धीरे करके पानी छोड़ा जा रहा है और जो हमारे जो इनको कंट्रोल करते हैं वो लोग इस स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन हर घंटे इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। थ्रेट है लेकिन नियंत्रण में है और गुंजाइश बहुत कम है। अगर बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो परेशानी आने वाले समय में हो सकती है। और इसी ढंग से जो पौंग डैम है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी कैपेसिटी जो है 1390 फीट की है और ये भी 1376 फीट जो है भर चुका है और यहाँ पे बैलेंस जो है 14 फीट रह गया है। तो इसलिए जो कंसर्निंग स्टेट्स हैं उनके साथ पंजाब के साथ, राजस्थान के बीबीएमबी के साथ और हिमाचल के अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं और इस पे नजर बना के रखी जा रही है, क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकती है तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो क्योंकि फिर जो इन रिजर्वेयर्स के साथ लगते जो गांव हैं फिर उनको जो है वहां से इवैक्यूएट करना, उनको समय पे सूचना देना, वो सारी एक्सरसाइज आजकल चल रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं दोनों ही डैम के पास स्थिति ठीक नहीं है। तो अग्निहोत्री जी, यहाँ पर जो दोनों डैम के आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, क्या उन इलाकों से लोगों को हटा लिया गया है? हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है? एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियां की जा रही हैं कि सतर्क रहें। मेरी अभी भी बीबीएमबी के चेयरमैन से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि स्थिति क्या है और किस लेवल पे ये दोनों डैम्स हैं। और भाखड़ा से तो ज़्यादा थ्रेट जो है पंजाब को होती है, क्योंकि आगे सारे गांव पंजाब के हैं। पौंग डैम से के जद में हिमाचल प्रदेश के गांव भी आते हैं और पंजाब के भी आते हैं। तो तैयारियां रखी जा रही हैं क्योंकि लेवल अब बहुत नज़दीक आ गया हुआ है। 24 फीट का बैलेंस सारा भाखड़ा में है और पौंग डैम में 14 फीट का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बहुत बड़े बांध हैं इस क्षेत्र के, बिल्कुल रीजन के आप कहते हैं या देश के। तो इन पे नजर तो लगातार बनाई जा रही है। आज भी सारी स्टेट्स की मीटिंग हुई है, आला ऑफिसर्स ने मीटिंग में हिस्सा लिया है।
जी, यहाँ पर अग्निहोत्री जी, मलाना डैम की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटों से ज्यादा का वक्त वहां पर हो चुका है। जिस तरह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है और जो डैम के गेट हैं वो ब्लॉक हो गए हैं गाद की वजह से, वहां की क्या जानकारी है? मलाना 1 और मलाना 2 प्रोजेक्ट है। मलाना 2 को तो खाली कर दिया गया है ताकि मलाना 1 का जो पानी है उसमें ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको नीचे वाले उसमें लेके जाएं। लेकिन ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है, नदी के किनारे हैं, तो उससे अभी उस लेवल का खतरा नहीं है। ये जरूर है कि ये बताया गया है कि उनके गेट्स वगैरह चोक हो गए हैं और पानी ऊपर से बह रहा है। लेकिन मेरी अभी डिप्टी कमिश्नर कुल्लू से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम अपने तैयारियां रख रहे हैं, अपनी तरफ से जो भी प्रिकॉशंस करने हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन थ्रेट ऐसी नहीं है जिसको कि हम कहें कि इमीडिएटली कोई खतरा है। और लारजी जो है वो तो उसमें बाढ़ से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उसको तो बंद ही करना पड़ गया है। तो ये स्थितियां हैं। और वैसे भी अब मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्योंकि पंडोबाद में जब पानी छोड़ा गया तो उससे नुकसान आगे के गांव में हो गया था, तो इसलिए अब वार्निंग सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। वार्निंग हूटर्स कैसे लगाने हैं, अनाउंसमेंट्स कैसे करवानी है, वाटर लेवल की असेसमेंट कैसे करनी है, ये सब एक्सरसाइज चल रही है। बिल्कुल, जैसे जैसे नई नई यहाँ पर चुनौतियां सामने आ रही हैं, नए नए तरीके भी यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। अगर मलाना डैम के को लेकर ही बात करें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर गेट नहीं खुल पा रहे, क्या कोई और रास्ता वहाँ पर निकाला जा रहा है इस स्थिति से निपटने के लिए? पानी इतना है, ऊपर से बह रहा है, और क्योंकि मलाना 2 को जो है खाली कर लिया गया है तो ऊपर का पानी बह के नीचे चले जाए। और इससे आगे जो थोड़ा एरिया भुंतर वगैरह का एरिया है वहां पे थोड़ी थ्रेट आएगी अगर बहुत ज्यादा पानी आता है। वो आने वाले समय में मौसम कैसे बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है। और इस समय क्योंकि नदियां लगातार उफान ले रही हैं, पानी लगातार आ रहा है, और कुल्लू मनाली में तो आपको पहले ही मालूम है कि बहुत भारी नुकसान हो गया है, और लारजी प्रोजेक्ट को तो बहुत मेजर डैमेज हो गया है, 400-500 करोड़ रुपए का डैमेज हुआ है। तो लेकिन ये है कि अब लगातार निरंतर मीटिंगें हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस की भी हो रही हैं, और स्टेट बिजली बोर्ड भी इसको मॉनिटर कर रहा है, और सेंट्रल एजेंसीज भी बांधों को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि समय पे जो है वार्निंग दी जा सके, लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल सके। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे कि पानी जो है एक लेवल तक बढ़ जाएगा तो फिर थोड़ा लेवल से पानी छोड़ना पड़ सकता है, जैसे भाखड़ा में है या पौंग डैम में है। अब अभी धीरे धीरे पानी छोड़ रहे हैं, फिर थोड़ा ज्यादा छोड़ना पड़ सकता है, उससे ज्यादा छोड़ना पड़ सकता है अगर बारिश आए। तो उस स्थिति का मूल्यांकन लगातार जारी है। बिल्कुल, कुल्लू को लेकर भी अग्निहोत्री जी कई सवाल आ रहे हैं कि जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल ठीक पास से नदी गुजरती है। ऐसे में क्या एयरपोर्ट को लेकर कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, कुल्लू का एयरपोर्ट तो हमारा, भुंतर का एयरपोर्ट तो हमारा पूरी तरह सुरक्षित है। फ्लाइट्स भी हमारी चल रही हैं। जीवन जो है कुल्लू मनाली में वापस लौट रहा है, और वहाँ पे बिजली बहाल हो चुकी है, पानी बहाल हो चुका है, सड़कों को बहाल करने का प्रयास चल रहा है, टेलीफोन बहाल हो गए हैं, और ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जा रहा है। और लेकिन बारिश का जितना सेट रहेगा उसके मुताबिक तैयारियां लगातार की जा रही हैं। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या हिमाचल प्रदेश में अब तक के नुकसान का कोई आकलन लगा पाई है सरकार? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 6,000-7,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हो चुका है। जैसे मैं खुद जो है, मैं पानी का डिपार्टमेंट मेरे पास है, मेरे अकेले विभाग में 1550 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है जी। और 8,000 पानी की योजनाएं जो है वो इफेक्ट हुई थी, जिनको हमने दिन रात काम करके बहाल किया है ताकि लोगों को पानी मिल सके। इसी ढंग से ट्रांसपोर्ट में भी बहुत रूट बंद थे, 1500 के रूट आसपास हमारे हिमाचल पथ परिवहन निगम के बंद हुए थे, लेकिन उनको भी हमने काफी हद तक बहाल कर दिया है।
कुल्लू मनाली में जैसे ही थोड़ी सी सड़कें खुल रही हैं उसके मुताबिक हम बसें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रयास हो रहा है। रिलीफ एंड रेस्टोरेशन पे हमारा ध्यान लगातार लगा हुआ है और हम सेंटर्स को भी लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। ऐसी आपदा प्रदेश पे आई है जिसमें कि बहुत नुकसान हो गया है। पुल बह गए हैं, इमारतें बह गई हैं, होटल बह गए हैं, बिल्कुल, और उसके बाद पानी की स्कीमें बह गई हैं और पूरे के पूरे जो मार्केट्स हैं वो वॉश आउट हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में और जो डेथ्स हुई हैं वो एक तरफ है। तो इसलिए लगातार हम केंद्र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अग्निहोत्री साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो करीब 6 से 7 हज़ार करोड़ के नुकसान का आकलन अकेले हिमाचल प्रदेश में अब तक लगाया जा चुका है और अगर अभी भी मौसम ठीक नहीं होता है और बारिश की यही स्थिति रहती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान ये पहुंचा सकता है, क्योंकि 2 मुख्य डैम जो हैं भाखड़ा नंगल और पौंग डैम, वहाँ पर अब क्षमता से ज़्यादा पानी जाने लगा है, जो परेशानी का सबब बन सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा के जो कई इलाके हैं वो पहले से ही हिंडन नदी में आई बाढ़ से परेशान है। तो वहीं बुधवार सुबह हुई तेज बरसात ने नोएडा वालों की मुसीबत कुछ और बढ़ाने का काम किया। हालांकि राहत थोड़ी ये रही कि नोएडा प्रशासन ने सुबह से ही स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी थी। नोएडा में बिन बारिश भी पानी एक अब बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रहा है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के सुतियाना गांव की ये तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो अच्छा खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल हुई है ये तस्वीरें। ओला कंपनी के यार्ड में खड़ी 350 से 400 कार कंपनियां जो हैं वो डूब गई हैं। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है वो अलर्ट पर है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखेंगे किस तरह से सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो पानी में करीब करीब पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें वाकई में हैरान कर रही हैं। तो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर अलर्ट पर है। मंगलवार देर रात यूसुफपुर चक सवेरी गांव जो है वहां से एक 100 साल की महिला समेत 3 लोगों को बचाया गया है। ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा की, जहां पर इस तरह से ओला कंपनी की जो गाड़ियां जो यार्ड में रखी हुई थी वो डूबी हुई हैं। तो बाढ़ की वजह से अपने घर में यहाँ पर कई लोग फंस गए थे। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं यूसुफपुर चक सवेरी गांव है, वहां से अब 3 लोगों को बचाया गया और उसके अलावा अभी कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थिति को बेहतर किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ गए हैं। शरद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिन भर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कई रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई है कि क्या स्थिति वहां पर हुई है हिंडन नदी के चलते। क्या कुछ आपने देखा आज शरद, वो बताएं। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाहे वो यूसुफपुर चक सवेरी गांव की हो, चाहे वो सुतियाना गांव की हो, ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं शरद। देखिए, अभी मैं हिंडन नदी पे हूँ। आमतौर पर हिंडन के कभी इस तरह से दर्शन नहीं किए जाते, क्योंकि ये एक मुख्य तौर पे बरसाती नदी मानी जाती है, यमुना की सहायक नदी है। लेकिन जब से इसमें बाढ़ आई है तब से आप देखिए कि ये हिंडन NH-20 के ऊपर से निकल रही है, नीचे से निकल रही है बल्कि। तो जब से बाढ़ की खबर देखी है, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं हिंडन के दर्शन करने आ रहे हैं। एक कौतूहल का विषय है, जिज्ञासा का विषय है कि देखें आखिर हिंडन दिख कैसी रही है। आमतौर पर ये एक नाला जैसी प्रतीत होती है, जैसा कि यमुना के लिए भी हम कहते हैं, लेकिन आज जो है इसमें बाढ़ आई हुई है तो एक नदी का रूप जो है इसने ले रखा है। और ये जो यहाँ पर कॉलोनी दिखाई दे रही है, ये छिजारसी कॉलोनी है। और इसके साथ साथ जितने इलाके आप देखिए, हिंडन के दोनों तरफ के इलाके जो है, जहां जहां से हिंडन निकल रही है, लगभग किनारे के जो भी मकान हैं उनमें पानी भर गया है। और ज्यादातर देखिए कारण यही है पानी भरने का इसमें कि ये ज्यादातर जो घर बने हुए हैं ये डूब क्षेत्र में बने हुए हैं। लोगों से पूछिए कि जो हैं कि आपने यहाँ क्यों बनाए, तो उनका यही कहना होता है कि जब प्लॉट कट रहे थे सब ले रहे थे तो हमने भी ले लिया। और दूसरी बात ये भी होती है अदिति इसमें कि लोग सोचते हैं कि ठीक है सस्ते में मिल रहा है, लोग दूर दराज के क्षेत्रों से काम करने आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, तो सोचते हैं कहीं एक कम से कम कीमत में अपना आशियाना हो जाए। और मन में यह भी बात आती है कि बाढ़ रोजाना तो आती नहीं है, हर साल भी नहीं आती है, 1970 के बाद में इतना पानी इकट्ठा है। तो इस वजह से जानबूझकर भी लोग उस जगह पर रहते हैं जहां पर यह माना जाता है कि पानी कभी भी आ सकता है। तो इस वजह से जो है जो हालात दिख रहे हैं
ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ये पहले से पता था, लेकिन मजबूरी भी है, इसलिए भी लोग रह रहे हैं। प्रशासन को भी पता है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ ऐसे ही चलता है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन अलर्ट पर है और जहां भी जरूरत की सप्लाई की जरूरत है, पानी की थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, पीने के पानी की, क्योंकि हर घर तक पहुंचाना आसान नहीं होता। लोगों से अपील की जाती है कि टैंकर लगा हुआ है, आप आकर ले लीजिए, तो हर कोई इतनी आसानी से लेने नहीं आ पाता, लेकिन बाकी चीजें अलर्ट पर हैं। बस उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस दौरान और बरसात ना हो जाए, क्योंकि अगर और बरसात हो गई और नदी तो पहले ही भरी हुई है, तो नदी अगर पहले भरी हुई है तो पानी जाएगा कहाँ? तो फिर जगह जगह जो और कॉलोनियां हैं वहां पर पानी जमा हो जाता है, तो वो सिर्फ तभी उससे बच सकते हैं ये तब होगा जब आज जैसी जो सुबह जैसी बरसात हुई है वो रोजाना ना हो जाए। बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से इस बार बारिश का पैटर्न रहा है शरद, हमने हर राज्य में देखा है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो हिमाचल की बात हो, सभी इस वक्त जिस तरह की बारिश है उससे जूझ रहे हैं और तस्वीरें जो है वाकई में परेशान करने वाली आ रही हैं। बहुत शुक्रिया शरद, आपका हम रुख करते रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर एक और खबर जो आज सुर्खियों में बनी रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी पर अब कल भी सुनवाई जारी रहने वाली है। फैसला आने तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को ये निर्देश दिया है कि कोई सर्वे जो है एएसआई फिलहाल नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें कुछ तकनीकी जानकारियां पहले चाहिए, उसके बाद ही वो तय करेंगे कि आगे क्या कुछ किया जाना है। तो यहाँ पर आपको पहले सुनवाते हैं विष्णु शंकर जैन, जो कि मंदिर पक्ष के वकील हैं, उनका क्या कुछ कहना है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है कैसे? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पर, अभी सर्वे पे रोक है, कल 3:30 बजे तक कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेगा। नहीं, देखिए, उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर एएसआई का सर्वे होगा तो जो मस्जिद की इमारत है उसको काफी नुकसान होगा, वो नष्ट हो जाएगी, और हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा था कि सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 4 घंटे तक ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे हो या ना हो इसको लेकर सुनवाई की। सुबह 9:30 बजे ये सुनवाई शुरू हुई और लगभग 12:30 बजे पहला सत्र खत्म हुआ। बाकायदा कोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बनारस से बुलवाया कोर्ट में 4:30 बजे शाम को, ये पूछने के लिए कि आप सर्वे कैसे कर रहे हैं, और हिंदू पक्ष को बोला कि आपने एएसआई को सर्वे करना है, और मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई कि इस सर्वे से जो ढांचा है मस्जिद का वो ढह सकता है, 1000 साल पुरानी मस्जिद है। तो कोर्ट को भी लगा कि जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो मुस्लिम पक्ष का यही है कि इस सर्वे से मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए उन्होंने एएसआई टीम को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए कोर्ट में आकर के। एएसआई ने आके छोटा सा डेमो भी दिया, उनको बोला आप डायस में बताइए कि आप खुदाई करेंगे या किस तरीके से सर्वे करेंगे। तो उस पर एएसआई ने बोला कि वो थोड़ी ड्रिलिंग करेंगे और ये ड्रिलिंग 10 मीटर तक हो सकती है। लेकिन एएसआई के जवाबों से कोर्ट संतुष्ट नहीं नजर आया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में तकनीकी जानकारी और चाहिए, इसीलिए जो रोक लगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की जो रोक थी 5 बजे थी बुधवार तक कि एएसआई कोई सर्वे नहीं करेगा, उस रोक को हाईकोर्ट ने बढ़ा करके कल यानी गुरुवार शाम 3:30 बजे तक कर दिया है। कल 3:30 बजे फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी और आज सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें कोर्ट के सामने पेश की गई। तो एएसआई का सर्वे होगा ज्ञानवापी मस्जिद में या नहीं होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है और कल 3:30 बजे वापस से सुनवाई होगी। एएसआई से पूछा जाएगा। एएसआई ने बताया कि कानपुर आईआईटी से एक टीम बुलाई गई है जीपीएस मैपिंग के लिए, वो रेडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, तमाम तकनीकी पहलुओं की उन्होंने जानकारी दी और बार बार यही दोहराया एएसआई ने कि उनके सर्वे से मूलभूत ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अंत में यही निकल करके आया कि कोर्ट को और तकनीकी जानकारी चाहिए एएसआई से उनके सर्वे की
विधि के लिए। तो अब 3:30 बजे कल फिर कोर्ट बैठेगी और ये तय होगा कि एएसआई ज्ञानवापी का सर्वे करेगा या नहीं करेगा। इलाहाबाद में सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ और दिल्ली में अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते कहर और ऐप के बढ़ते चलन का सबसे ज्यादा असर जिन लोगों पर पड़ा है उनमें से एक हैं डब्बा वाले। किसी वक्त मुंबई की पहचान रहे डब्बा वाले कामकाज घटने पर या तो अपने अपने गांव लौट गए हैं या फिर पार्ट टाइम कोई दूसरा काम करके मजबूरी में अपने परिवार को पाल रहे हैं। सबके सामने अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ बातचीत की है हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। कोविड के बाद कई सारी चीज़ें बदलने के बाद डिजिटल एरा में जो पहले जिस तरह से डब्बे वालों की सर्विसेज होती थी वो नहीं हो पा रही है। उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, उन पर भी इसका असर पड़ा है। क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से चीज़ें बदली हैं और आगे इसे सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो मुद्दा है, प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। दिक्कत ये हुई है कि पहले की तुलना में लोगों की आय कम हुई है। पहले की तुलना में जितने डब्बे वाले मुंबई में थे उसमें भी कमी आई है और भी कई सारी चीज़ें बदली हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे लोग बैठे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो पहले आपका नाम बताइएगा, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा है पिछले कुछ सालों में या अभी की भी बात करें, पहले आप लोग जो काम करते थे और अब काम कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ा है? पहले अपना नाम बताइएगा। मैं विष्णु काल्डो के हूँ और मैं प्रवक्ता हूँ मुंबई डब्बा वाला संगठन का। कि कोविड के बाद में काफ़ी सारे उद्योग थे या तो फिर जो भी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ थी वो कम हो चुकी है। एक नया ही समीकरण आया है कि वर्क फ्रॉम होम है, जैसे कि बहुत लोग ऑफिस स्टाफ जो है वो भी कटौती की है। तो इसकी वजह से उसका थेट असर जो है मुंबई डब्बा वाले के ग्राहक संख्या पे हुआ है। तो अगर ग्राहक घट जाते हैं तो एब्सोल्युटली इनकम भी घट जाती है। और कुछ हैबिट्स भी बदले हैं कोविड के बाद में लोगों के, जैसे कि अभी ऑनलाइन होटल से, रेस्टोरेंट से लोग ऑर्डर भी करते हैं फूड। 40 बरस काम करता है मेरे। हाँ, कितना फर्क पड़ा है पहले और अभी में? क्या कुछ हो रहा है? अभी ज़्यादा फर्क पड़ा है। पहला अच्छा था, सस्ता में अच्छा था थोड़ा। जैसा महंगाई बढ़ गई तब इससे सब अच्छा चालू था। बाद में लॉकडाउन चालू हो गया तो सब खत्म हो गया। जो चालू था वो पैसा लेना देना, गिराइक था मार्केट का बहुत, कस्टमर। अभी कस्टमर अभी तक बंद ही है, चालू नहीं होता है वो घर से खाना खा के जाता है। कोई कंप्यूटर में काम करता है घर में बैठ के, लेकिन टिफिन नहीं चालू करता है। इसके लिए हमारा कम है। तो मेरे ग्रुप में पहले 50 आदमी था, तो कोरोना के बाद हमारे ग्रुप में अभी तक 30 आदमी ज्वाइन हो गए, तो 20 आदमी अभी कमी है। तो जो कोरोना के पहला जो चालू था वो हमारा 18-20 हज़ार तक सबको मिलता था, सब जन को, 50 जन को। ना अभी 30 ही आदमी है तो अभी 16 हज़ार मिल रहे हैं, 15-16 मिल रहे हैं। तो उसमें जो हमारा मार्केट का जो डायमंड मार्केट का कस्टमर था, मरीन लाइन्स का, दुकान लाइन का जो कस्टमर था वो खाली चालू है, पर ऑफिस लाइन का कस्टमर बहुत सारा कम हो गया है। हम जो ये नया ऐप लाने वाले वो ऐप में भी हम वही चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारे मेहनत और हम मुंबईकर को ऐसे कम मतलब दर्जे में, मतलब कम रेट में हम ऐसी चीज़ देंगे लोगों को कि लोग हमारे पास वो मतलब खुद जुड़ जाए। मुंबई से प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।